जय हिंद दोस्तों। आज मैं कैडेट नवीन कुमार आप सभी को यह बता दूं कि आज से मैं एनसीसी एयर विंग का सारा ही जो कोर्स है वो ऑनलाइन अवेलेबल आपको करवाऊंगा। जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमारे ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करके आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं ये इसके सारे नोट्स भी डाल दिया करूँगा जो जो भी पढ़ाऊँगा। तो हम पहले सबसे आज का अपने वीडियो में एनसीसी एयर विंग इंडेक्स फॉर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट फॉर जेडी एंड जेडब्ल्यू ऑल्सो, सिर्फ जेडी एंड जेडब्ल्यू के लिए ही ये वीडियो है, एचडी एचडब्ल्यू के लिए वीडियो नहीं है। जेडी और जेडब्ल्यू का मतलब आप सभी जानते ही होंगे कि जूनियर डिवीज़न और जूनियर विंग, जिसमें जूनियर डिवीज़न का मतलब होता है कि आप एक लड़के हैं और जेडब्ल्यू का मतलब यानी जूनियर विंग का मतलब होता है आप एक लड़की हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा इसका इंडेक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है जनरल सर्विस नॉलेज। इसमें आपको जो जनरल सर्विस नॉलेज और एयर कंपैगिन है ये आपको एकदम साथ साथ ही कराया जाता है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये मैं आपको दोनों पॉइंट एक साथ ही करवाऊंगा। हाँ, उसके बाद आते हैं एयरक्राफ्ट रिकॉग्नाइजेशन। इसमें हम एयरक्राफ्ट को रिकॉग्नाइज करना सीखेंगे, एयर किस बेसिस पे एयरक्राफ्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट्स, जिसमें आप फ्लाइट्स पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं और प्रिंसिपल क्या है फ्लाई करने के। कैडेट को जो फ्लाई कराया जाता है तो उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं। पार्ट्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आपका आता है एयरक्राफ्ट पर्टिकुलर्स। इसमें एयरक्राफ्ट के बारे में जो पर्टिकुलर्स एयरक्राफ्ट के और भी डीप नॉलेज आपको इसमें मिलेगी। उसके बाद एयरफील्ड लेआउट, एयरफील्ड होता है जो आपका जितना भी आपका एयर जो एरोड्रोम होता है जो आपका एक एयरपोर्ट होता है उसको भी एरोड्रोम कहते हैं। उसमें जो लेआउट होता है एयरफील्ड का यानी रनवे का जो लेआउट होता है वो इसमें हम सीखेंगे। इसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हम आज यही टॉपिक क्लियर करेंगे, एटमॉस्फेयर वाला। उसके बाद आता है मैप, फिर आरटी प्रोसीजर, देन एरो मॉडलिंग। अब उसके बाद हम अपने वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से आप क्या समझते हैं? जो बच्चे 9th-10th में होंगे उनको पता भी होगा कि एटमॉस्फेयर इज़ लाइक अ ब्लैंकेट ऑफ एयर विच कवर्ड अवर अर्थ। मतलब एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट एनवलप की तरह काम करती है जो हमारे अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुई है। हवा का एक परत ही को ही एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है। एटमॉस्फेयर आपको ध्यान रखना कभी भी पूरा सूखता नहीं है। एटमॉस्फेयर में हमेशा ह्यूमिडिटी बची होती है, चाहे कितनी ही गर्मी हो ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में थोड़ी बहुत होगी ही। अब इसके बाद हम बात करते हैं गैसेस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जिस जिस प्रकार की कौन कौन सी प्रकार की गैसेस होती है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में जनरली जो होती है वो 3 टाइप की गैसेस मानी जाती है, बट हमें यहाँ पर एयर जो हमारा एयर एनसीसी है इसमें हम चौथा गैस यानी आर्गन को भी देखें कि इसका भी थोड़ा मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रहता है। इसके बाद जो बचपन में आपने पढ़ा होगा वो जनरली 3 टाइप की गैस पड़ी हुई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो अदर गैसेस में फिर बोल देते हैं। तो आर्गन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा होती है, तो हम उसके बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन है हमारी 78.09%, ऑक्सीजन है हमारा 20.95%, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 0.03%, आर्गन है हमारा 0.93%। जी, ये हमारे क्वांटिटी है। आपका जो एयरविंग का ए सर्टिफिकेट का पेपर होगा उसमें आपसे जनरली 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी 5 तारीख को मैं भी करनाल में पेपर दे के आया था, तो जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो बहुत ही ज़्यादा इजी थे। जो भी मैंने पढ़े थे वो सारे ही क्वेश्चन आए थे। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि आप सभी बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कई बार बच्चों को दिक्कत होती है कि अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो उन बच्चों को वो प्रॉब्लम ना आए। अब अगली स्लाइड के आगे पे बढ़ते हैं हम। अब लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स से आप बस क्या समझते हैं, वायुमंडल की जो अलग अलग परतें हैं, परत है, उसको हम लेयर्स कहते हैं।
उसके बाद पहला लेयर देखिए, जो जनरली हम नॉर्मल देखें, जो आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, तो पहला लेयर होता है लिथोस्फेयर, उसके बाद बायोस्फेयर, फिर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, जो भी आगे ऐसे बढ़ता जाता है। पर लिथोस्फेयर जो होता है वो होता है हमारे अर्थ का सबसे, जो जिस पे हम रहते हैं, क्रस्ट जो होता है, आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज नॉन एज लिथोस्फेयर। और उसके बाद बायोस्फेयर जिसमें हम रहते हैं, जीव मंडल हिंदी में इसको कहते हैं। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर आता है। ट्रोपोस्फेयर से लेके थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के 2 पार्ट नीचे मैंने लिख रखे, इनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। थर्मोस्फेयर तक हम पढ़ेंगे क्योंकि यही हमारे एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग के लिए। एटमॉस्फेयर आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो किस कंडीशन में सूटेबल है फ्लाइंग के लिए। ओके, अब हम इसके लेयर्स देख लेते हैं और इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होते हैं लेयर्स। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बारे में मैं आपको बता भी दूं कि जो ट्रोपोस्फेयर होते हैं, जनरली जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही फ्लाई करते हैं, ट्रोपोस्फेयर में फ्लाई करते हैं। बट जो उनके लिए सुटेबल आ जाए, सुटेबल होता है स्ट्रेटोस्फेयर। क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, नेचर का इफेक्ट ट्रोपोस्फेयर यानी शोभ मंडल में ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद 11 से 16 किलोमीटर इसका रेंज होता है। अब इसके वो आगे बढ़ते हैं हम स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि ये 50 किलोमीटर ऑफ एबो होता है, मतलब ट्रोपोस्फेयर जो है ना, उससे 16 से 50 किलोमीटर के बीच में ये होता है। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि स्ट्रेटोस्फेयर में कोई भी नेचुरल एक्टिविटी नहीं होती, मतलब वैसे नहीं, धूप आती है, बादल है वहाँ पर भी, पर जो नेचर का नीचे धरती पे हो रहा है वो स्ट्रेटोस्फेयर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब एयरक्राफ्ट को ज़्यादा लंबे सफ़र के लिए ले जाना होता है तब हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर का, ताकि एयरक्राफ्ट में कोई भी उसमें मौसम की खराबी से कोई भी दिक्कत ना आए। ये बहुत कम कंडीशन में स्ट्रेटोस्फेयर में लेके जाया जाता है। अब मिसोस्फेयर देखिए, मिसोस्फेयर में जितने भी एस्ट्रॉइड्स होते हैं, एस्ट्रॉइड जो भी होते हैं मिसोस्फेयर में, वो 50 से मान लो 85 किलोमीटर्स, 50 से 85 किलोमीटर के लगभग ये हमारे होते हैं मिसोस्फेयर। और एस्ट्रॉइड जितने भी होंगे धरती पे आएंगे, अगर आते हैं धरती पर कोई भी एस्ट्रॉइड्स, आपको पता है छोटे मोटे उल्कापात हमेशा होते रहते हैं धरती पर वो मिसोस्फेयर में आते ही ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो टेम्परेचर है इसमें हर 1 किलोमीटर के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। ठीक है, सॉरी, हर 11 किलोमीटर के ऊपर, हर 11 किलोमीटर के ऊपर आपका 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। अब एक चीज़ और मैं स्ट्रेटोस्फेयर में बताना भूल गया कि जो 16 से 20 किलोमीटर है ना, यहाँ पर आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर आपको पता होगा किस काम आती है, सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस को धरती पर आने से रोकती है। और उसके बाद अब हम देखते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है ये 85 से 750 किलोमीटर्स तक होता है। इसमें 2 पार्ट्स, ये पूरा ही 750 तक होता है नहीं है, जो थर्मोस्फेयर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, इनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। जो इनोस्फेयर होता है वो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए सबसे बढ़िया होता है, यहीं पर सारी सैटेलाइट्स भेजी जाती है, यहीं तक रहता है। हम अगर आप लिखना चाहें तो सिर्फ इनोस्फेयर तक ही लिख सकते हैं। एक्सोस्फेयर इसलिए बताया जाता है कि इनोस्फेयर से जो ऊपर का जितना भी हिस्सा है, पूरा स्पेस, ये सारा एक्सोस्फेयर में आता है। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी 750 किलोमीटर्स के ऊपर काम नहीं करता है। ये हमारा सी लेवल से नहीं है, ये हमारा वहाँ से है, लैंड से, धरती से है ये। ठीक है, चलिए अब हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर। देखिए, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर यानी जो हवा का जितना दाब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं जो एयर का पूरा वेट होता है, वेट और मास में आपको डिफरेंस पता होगा, 9th क्लास से 10th क्लास में पढ़ा दिया जाता है, 9th में ही पढ़ा देते हैं मास एंड वेट में डिफरेंस क्या होता है। और जो मास होता है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, एंड वेट जो होता है, वेट होता है द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, मतलब जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है हाँ किसी चीज़ के ऊपर, तो उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशन वेट कहते हैं उसको। ठीक है, तो जो भी वेट है एयर पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एयर का उतना ही प्रेशर उस ऑब्जेक्ट पे लगेगा।
मतलब मान लो मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, आपको कई बार कान बैठे बैठे एकदम से कान में टू की आवाज़ आती है। अब टू की आवाज़ आई आपको, तो उसमें क्या आप समझते हो कि जैसे कोई आप बोलते हो थप्पड़ मार दिया तो टू की आवाज़, ऐसे कुछ नहीं होता। कई बार होता है ये बस कोइंसिडेंट मान लो, इसमें भी कुछ पीछे होता है, एक साइंस का लॉजिक होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये होता है जब वायु का दाब आपके कान के पास बढ़ जाता है ना, तब आपको टू की आवाज़ सुनाई देती है आपके आसपास, ठीक है। अब हम नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। इसमें कुछ नहीं है, खाली इतना ही है कि जो वेट ऑफ एयर एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो हवा का वेट है, भार है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर भी कहते हैं। अब ये देखिए आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो जहाँ से आपको पता चलेगा, ये आपकी क्लासेस में भी बहुत काम आएगा। जो आपको ये नॉर्थ पोल दिख रहा होगा और साउथ पोल, बीच में इक्वेटर दिख रहा होगा। इक्वेटर पे आपका यहाँ पर ये मैं खाली बताऊँगा, जो इक्वेटर होता है वो एक तरीके से मान लो आप इक्वेटर ना के वहाँ पर इक्वेटर पे जब आप हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना माना जाता है, 9.8। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो हमेशा ज़ीरो हो जाता है, इक्वेटर पे ख़त्म हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, नॉर्थ पोल पे। वैसे इसी के अकॉर्डिंग ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये तो साइंस का वैसा है टॉपिक, पर मैं एटमॉस्फेयर में आपको जियोग्राफी में एक तरीके से बता रहा हूँ इसका, और एयर एनसीसी में मेनली क्यों बता रहा हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो ये गैसेस थी, आपने ट्रोपोस्फेयर पढ़ा, हाँ ये सब पढ़ा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब पढ़ा है। अब ये जो होती है ना, ये सबसे ज़्यादा जो गैस होती है, ये सबसे ऊंचाई जो होती है इनकी, जितने भी लेयर्स हैं इन सभी की ऊंचाई आपकी होती है यहाँ तक, इक्वेटर तक सबसे ज़्यादा होती है ऊंचाई इक्वेटर पे। उसके बाद ऊंचाई घटती जाती है और नॉर्थ पोल पे सबसे कम ऊंचाई बचती है, ठीक है। अब हम अगला इसका देखते हैं, यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अब इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पर अब हम इसके आगे आपको कल की वीडियो में बताएंगे जनरल सर्विस नॉलेज एंड एयर कंपेरिजन। एटमॉस्फेयर आज मैंने इसलिए क्लियर करा दिया क्योंकि ये बहुत छोटा ही इसका एक टॉपिक था, इसके क्लियर करना एक थोड़ा आसान भी था आपके लिए, आज जल्दी से क्लियर हो गया ये। अब हम अगली वीडियो में इसके बारे में जनरल सर्विस नॉलेज और एयर कंपेरिजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम आज से आपसे मैं यहीं पर विदा लेता हूँ, और मैं आशा करूँगा कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ एनसीसी का भी ध्यान दें, क्योंकि आपको ये सर्टिफिकेट तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब तक आप पेपर में पास नहीं होते, रिटर्न एग्ज़ाम में पास नहीं होते। मैं आपको इस अपने चैनल पे ड्रिल का बारे में भी बताऊँगा, ड्रिल आपको पढ़ाऊँगा भी, कराऊँगा भी, सिखाऊँगा भी। अप्रैल के बीच में मैं आपको अपने स्कूल की ट्रुप, मैं SM हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ, तो उसकी मैं आपको ट्रुप भी, अपनी जो स्कूल की ट्रुप है उसको भी आपको दिखाऊंगा। और बस आप फिर देख लेना, वहाँ पर मैं आपको कुछ बताऊंगा, सिखाऊंगा उन बच्चों को भी, आप वहाँ पर देख लेना। ओके, तो इस वीडियो में हम यहाँ आपसे यहीं विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।